So hello everyone, I welcome you all again to my next video on my YouTube channel. I hope you're liking my content, and if you do like my channel then do like and subscribe. It's a very good source of motivation for me if you like and subscribe my channel. So thank you. Let's begin with today's video. Today's video is a very important video because today I'm going to talk about some data and statistics of the NEET UG examination. See, the NEET UG examination is such an examination where your knowledge is tested along with the particular skills and the intelligence you have. It's a game of rejection and not selection. Let me tell you from the very first. ठीक है, तो हम लोग को थोड़ा अपना दिमाग को यूटिलाइज करके पढ़ना चाहिए, पढ़ना होगा. ठीक है, तो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है हाई यील्डिंग चैप्टर्स फॉर नीट यूजी फिजिक्स. हाई यील्डिंग चैप्टर्स फॉर नीट यूजी फिजिक्स, ये हम लोग डिस्कस कर लेंगे आज की नीट यूजी फिजिक्स के लिए. अगर आप लोग ये चैप्टर्स को ठीक से कर लीजिएगा तो आप लोगों का 130 तो आ ही जाएगा 180 में, अगर सिर्फ आप लोग ये चैप्टर्स ठीक से कर ले. ठीक है, अब कुछ लोग मुझे बोलेंगे कि सर मैकेनिक्स कहाँ है, सर वेयर इज़ मैकेनिक्स पोर्शन. ठीक है सर, वेयर इज़ द मैकेनिक्स पोर्शन. अब देखो, मैकेनिक्स एक ऐसा पोर्शन है ना कि आप लोगों को बिल्कुल पता होना चाहिए. ये एक ऐसा पोर्शन है कि पूरा नीट का फिजिक्स इसके अलावा नहीं चलेगा. ठीक है, यू हैव टू बी वेरी 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 क्लियर विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिक्स. और मैकेनिक्स बोले तो काइनेमैटिक्स से आपका रोटेशनल मैकेनिक्स तक, रोटेशन तक जितना भी चैप्टर्स है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर विथ योर कॉन्सेप्ट एंड लाइक पता होना चाहिए बस. मैकेनिक्स का यही दावा है, क्योंकि अगर आप लोगों का कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस मैकेनिक्स में है, आप लोग क्वेश्चंस लगा देंगे और दूसरे चैप्टर्स में भी प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो मैकेनिक्स इज़ अ मस्ट. ठीक है, लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम कम हो, सोचो कि आप लोगों का मैकेनिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है, तो पूरा फिजिक्स का रूट थोड़ा हिल जाएगा. तो अगर आपको अपना नींव मजबूत करना है तो मैकेनिक्स शुड बी अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग पोर्शन ऑफ योर नीट यूजी फिजिक्स. तो मैकेनिक्स को बहुत ढंग से पढ़िएगा. लेकिन मैं अब आऊँगा, मेरा जो आज का टॉपिक है कि सर ये हाई यील्डिंग चैप्टर्स आज के लिए क्या है, आजकल नीट में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये चैप्टर्स का महत्व क्या है. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसका मतलब मैं इम्पोर्टेंस नहीं बोल सकता मुंह से, वो है मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन. ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स का पोर्शन मेजॉरिटी नहीं, मतलब हर कोचिंग में एकदम लास्ट में पढ़ाया जाता है, और लास्ट में पढ़ाया जाता है तो नेग्लेक्टेड पोर्शन है ये, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूले बहुत हैं, कॉन्सेप्ट्स ईजी है, कॉन्सेप्ट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन फॉर्मूले है बहुत सारे. तो ये पोर्शन बहुत नेग्लेक्टेड है. लेकिन नीट वाले भी चालाक होते हैं, एनटीए वाले चालाक होते हैं, और यहाँ से ही सबसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आप लोगों का मॉडर्न फिजिक्स से आएगा. ये लिख के लीजिए. ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स में 4 चैप्टर आएंगे. 4 चैप्टर आएंगे. उसमें डुअल नेचर एंड रेडिएशन, एटम्स, न्यूक्लियाई. 3 चैप्टर आएंगे, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, एटम्स एंड न्यूक्लियाई. ठीक है, ये 3 चैप्टर आप लोग ठीक से बिल्कुल कर लीजिएगा. ठीक है, इसके बाद आप लोग जो चैप्टर कीजिएगा उसका नाम है, मैं ये सीरियल वाइज नहीं बोल रहा हूँ, मैं अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ क्वेश्चन मार्क्स एंड अकॉर्डिंग टू द वेटेज में बात कर रहा हूँ. तो द सेकेंड पोर्शन इज द थर्मोडायनेमिक्स पोर्शन. थर्मोडायनेमिक्स पोर्शन का भी इतना इंपॉर्टेंस है ना नीट में, मतलब अगर आप फिजिक्स में ठीक से कवर कर लो तो आपका 40-50% ऑफ योर केमिस्ट्री पोर्शन विल ऑल्सो बी कवर्ड. थर्मोडायनेमिक्स को बहुत अच्छे से करना, FLOT, SLOT, गिब्स फ्री एनर्जी वगैरह वगैरह, हीट कैपेसिटी, ये सब, फिर कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, ये सब जितना कॉन्सेप्ट है ना, बिल्कुल आप ठीक से कर लीजिएगा. कंडक्टिविटी, रेडिएशन का पोर्शन एकदम ईजी सा है, ज़्यादा कठिन नहीं है. क्वेश्चन कार्नोट्स इंजन का पोर्शन, रेफ्रिजरेटर वाला क्वेश्चन ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है, और फार्मूला रिमेंबर करना आपको पड़ेगा इसमें. तो अब आप लोग थर्मोडायनेमिक्स को बहुत अच्छी तरह से कर लीजिएगा. नेक्स्ट पार्ट है, ये जो पार्ट है ये पूरा आपका अंडरस्टैंडिंग के बेसिस के ऊपर है. आप जितना अच्छा अंडरस्टैंड इसको करोगे, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक पे अच्छा है, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक में अच्छा है ना, तो आप लोगों को कोई रोक नहीं पाएगा इस टॉपिक को. और इस टॉपिक से मान के चलिए 5 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे, 4 से 5 क्वेश्चंस तो आ ही जाएंगे, और ये ज़्यादा बड़े पोर्शंस नहीं है, आप लोग इजीली कवर कर सकेंगे एंड इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. ठीक है, अगर आप लोग ही ठीक से ये टॉपिक को कवर कर लेना तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा कि आप लोग वेव्स एंड ऑसिलेशंस के टॉपिक को ठीक से पढ़ लीजिएगा. वेव्स एंड ऑसिलेशन पे आता है आप लोगों का SHN, और वेव्स में आप लोगों का
एक अच्छा यूनिट आता है, तो वो पढ़ लीजिएगा, वो कॉन्सेप्चुअल है और फॉर्मूला भी आपको याद करने पड़ेंगे वहाँ पर। तो वेव्स एंड ऑसिलेशन इज़ एन इंपॉर्टेंट पोर्शन, वो कवर कर लीजिएगा। उसके बाद मैं जंप करूँगा क्लास 12 के फिजिक्स में फिर से, और मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ऑल्टरनेटिंग करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का पोर्शन को एकदम बिल्कुल बढ़िया तरीके से कट जाइए। छोटा छोटा पार्ट है, उतना बड़ा पार्ट नहीं है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, इम्पिडेंस का फॉर्मूला ये सब है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला मिनिमल है, एकदम मतलब अच्छे से करिएगा। क्योंकि नीट 2021 में मुझे याद है, नीट 2021 में ही एसी एक छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, 3 क्वेश्चन आया था और ईएमडब्ल्यू से 1 या 2 क्वेश्चन आ गए थे। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी ह्यूज पोर्शन बट अ वेरी हाई यील्डिंग पोर्शन, तो प्लीज़ डू इट। तो आप लोग एसी एंड ईएमडब्ल्यू मतलब ईएम वेव्स को अच्छे से कर लीजिएगा। नेक्स्ट पार्ट का जो मैं बात करूंगा वो एक इम्पेरियल मतलब इतना इंपॉर्टेंट पोर्शन है क्लास 12 फिजिक्स का, उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट। ये हम लोग क्लास 10 में भी पढ़ते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट में मैं आप लोगों को बोलूँगा टू स्पेशली एम्फसाइज ऑन KCL, KVL, मिरर सिमेट्री, ये सब मिरर सिमेट्री, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज, मतलब जितने भी टाइप ऑफ रेजिस्टेंस के प्रॉब्लम्स है ना, रेजिस्टेंस वगैरह, रेजिस्टेंस या कैपेसिटर का प्रॉब्लम है, ये आप लोग ठीक से कर लो। बिल्कुल आप लोग इलेक्ट्रिक करंट के साथ साथ ही एकदम सर्किट एनालिसिस ठीक से कर लीजिएगा, तो सर्किट एनालिसिस भी इसके साथ इंक्लूडेड है। डू इट, एंड इलेक्ट्रिक करंट के साथ सर्किट एनालिसिस भी एकदम अच्छी तरीके से कर लीजिएगा। नीट में सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट से 3 या 4 क्वेश्चन आ ही जाएंगे, ये मेरा दावा है, ठीक है। जो 6 टॉपिक है, आप लोगों को लग रहा है कि इतना बड़ा टॉपिक है, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, हाँ मैं मानता हूँ ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है, लेकिन अगर आप लोग एक ड्रॉपर है, आप लोग थोड़ा इंटेलिजेंट टाइप ऑफ रिवीजन या इंटेलिजेंट टाइप ऑफ स्टडिंग करना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बोलूँगा कि ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को आप लोग एक साथ कीजिएगा। ग्रेविटेशन का मेजॉरिटी ऑफ द फार्मूलाज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फार्मूले के साथ लैप खाता है, मतलब एक ही है, सिर्फ K Q1 की जगह आप लोगों को G M1 लिखना पड़ेगा। तो ऐसे ही ग्रेविटेशन के साथ साथ आप लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को करके एकदम बड़े बड़े चैप्टर्स को एकदम 2-3 शीट में ला दीजिए, ठीक है, फॉर्मूले को 2-3 शीट में ला दीजिए, आपका ही सुविधा होगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चंस आता है, ये बड़ा पोर्शन है, टाइम लगाइए, ठीक से करिए। फिर दो जो पोर्शन है उसका नाम है मैग्नेटिज्म, और लास्ट वाला है ऑप्टिक्स। मैग्नेटिज्म में आता है आप लोगों का मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, फिर आता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, फिर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें मेरी अगर मानो सबसे इंपॉर्टेंट है EMI। मैं भी नीट दिया हूँ, आई हैव ऑल्सो स्कोर्ड अबव 98 परसेंटाइल इन नीट, बट आप लोगों को पता होना चाहिए कि EMI का इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि लोग EMI का क्वेश्चन करने से डरते हैं। तो EMI को बहुत अच्छी तरीके से करिएगा। मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म इज अ वेरी बेसिक पार्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, इसको तो करना ही है, इट्स अ वेरी बेसिक पार्ट ऑफ मैग्नेटिज्म, आपको ये ठीक से करना होगा मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म को, और EMI पे मास्टरी कर लीजिएगा। मैग्नेटिज्म एंड मैटर को इतना इंपॉर्टेंस मत दीजिएगा, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लोग 1-2 दिन पढ़े तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर हो जाएगा आप लोगों का। तो अगर नीट में आप लोगों को ठीक से मैग्नेटिज्म का पोर्शन पढ़ना है, मेरी मानिए मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म कीजिए पहले, फिर EMI कीजिए, फिर मैग्नेटिज्म एंड मैटर को एक बार रीड कर लीजिएगा बस। EMI को बहुत अच्छी तरीके से करिएगा, क्योंकि मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म लोगों से हो जाता है, लेकिन EMI नहीं होता, ये मेरा एक्सपीरियंस है। सो द लास्ट पार्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अगेन फॉर योर नीट एग्जामिनेशन इज व्हाट वी कॉल एज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स का 2 पार्ट है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, लेकिन मैं पहली प्रायोरिटी में रखूँगा वेव ऑप्टिक्स को। इसमें आ जाएगा आप लोगों का डिफ्रैक्शन वगैरह वगैरह, बहुत कुछ चीज़ें आएगा, इंटरफेरेंस आएगा, डिफ्रैक्शन आएगा, फिर आप लोगों का YDAC आएगा। YDAC बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन हो जाता है वेव ऑप्टिक्स के लिए, ठीक है। इसका वेव ऑप्टिक्स का देखो, वेव ऑप्टिक्स का फ़ायदा क्या है कि आप लोगों को पता है कि मेरा 3-4 ही मेन टॉपिक्स है, और 3-4 मेन टॉपिक्स को पढ़ने से ही आप लोगों का 2 क्वेश्चन पक्का हो जाएगा। तो वेव ऑप्टिक्स को मैं नंबर 1 प्रायोरिटी में रखता हूँ, क्योंकि ये छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, और रे ऑप्टिक्स से तो छोटा ही है। फिर आता है आप लोगों का रे ऑप्टिक्स, इसको मैंने नीट में थोड़ा अवॉइड किया था, और मैंने वो गलती कर दिया था, क्योंकि यहाँ से 3-4 क्वेश्चन आ जाता है, तो आप लोग रे ऑप्टिक्स को ठीक से कर लीजिएगा। तो टू सम अप द होल वीडियो, पहले आप लोगों को मैकेनिक्स को स्ट्रॉन्ग करना होगा,
फिर अकॉर्डिंग टू इम्पोर्टेंस अगर आप लोग रिवाइज करें तो मॉडर्न फिजिक्स को पहले रखिए, फिर थर्मोडायनेमिक्स को रखिए, फिर वेव एंड ऑसिलेशंस को रखिए, फिर एसी एंड ईएम वेव्स को रखिए, फिर इलेक्ट्रिक करंट को रखिए, फिर ग्रेविटेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को रखिए, फिर मैग्नेटिज्म के यूनिट को रखिए जहाँ पर मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म और ईएमआई को आप लोग इंपॉर्टेंस ज़्यादा दीजिए, और ऑप्टिक्स में पहले वेव ऑप्टिक्स को कवर कीजिए, फिर रे ऑप्टिक्स को कवर कीजिए। सो आई होप जे आप लोग को पसंद आया मेरा वीडियो, मेरा एनालिसिस को, एंड prepare smartly, be happy and don't stop learning. If you like my content then please like and share and subscribe to my channel. Thank you very much.